हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी ट्रिपल एस पी टी जी टी एस एस टी। अपनी इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास की पॉलिटी एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम सिक्स सेवन्थ एट्थ क्लास की पॉलिटी की एनसीईआरटी को कम्प्लीटली जो एनसीईआरटी में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके मैंने अपने नोट्स बनाए हैं। मैंने ये कोशिश की है कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनमें से एक भी ना छूट पाए जो एनसीईआरटी में है। और अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप ये वीडियोस देखेंगे तो जो 90% आपके एनसीईआरटी से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस सोल्व इन वीडियोस की हेल्प से आपके सोल्व हो पाएंगे। और अगर अगर आप इन वीडियोस को देखने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो आप इस बात का खुद अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ये वीडियोस कितनी हेल्पफुल हैं, क्योंकि ये आपको कम टाइम में आपको सिलेबस कंप्लीट करने में बहुत हेल्पफुल होंगी। और आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी मैं आपको विद प्रूफ दिखाने की कोशिश करूंगी, ताकि आपको एनसीईआरटी और मेरी इन वीडियोस की वैल्यू समझ आ सके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। हमारा नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर है लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। फ्रेंड्स, जो डेमोक्रेसी वर्ड है ये एक यूनानी शब्द है। डेमोक्रेसी एक यूनानी शब्द है और ये डेमोक्रेशिया से बना है। और डेमोक्रेशिया बना है डेमोस प्लस क्रेशिया। डेमोस का मीनिंग होता है लोग और क्रेशिया का मीनिंग होता है शासन। यानी कि डेमोक्रेसी का क्या मीनिंग हुआ? लोगों का शासन। फ्रेंड्स, जो पिनोशे एक तानाशाह यानी डिक्टेटर थे चिली एक देश है। उनका चुनाव है वो पिनोशे जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। सऊदी अरब के शाह सऊदी अरब के जो शासक हैं उनको शाह बोला जाता है। लोगों द्वारा नहीं चुने गए, राज परिवार में जन्म लेने के कारण उनको ये हक मिला। डेमोक्रेसी शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की। अब ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे उन्होंने सैनिक तख्तापलट कब किया था? तो अक्टूबर 1999 में, अक्टूबर 1999 में उन्होंने सैनिक तख्तापलट करके अपने आप को मुख्य कार्यकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित किया। उन्होंने खुद को प्रेसिडेंट घोषित किया और उन्होंने 2002 में जनमत संग्रह करवाया। और इन्होंने जनमत संग्रह करवा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। अगस्त 2002 में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर द्वारा पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। किसने? परवेज मुशर्रफ ने। अक्टूबर 1999 में तो इन्होंने सैनिक तख्ता पलट किया। 2002 में इन्होंने जनमत संग्रह करवा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। और अगस्त 2002 में इन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी करके पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। और जो ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर है ये इसमें ये है
प्रावधान है कि प्रेसिडेंट है जो राष्ट्रीय व प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है, और मंत्री परिषद पर यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है जो उस पर एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की निगरानी रहेगी। और जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें ज़्यादातर सदस्य हैं वो फौजी हैं, यानी कि ये जो सैनिक सैनिक राज की उन्होंने स्थापना की, यानी कि सेना का राज होगा। सैनिक तख्तापलट कर दिया गया परवेज मुशर्रफ के द्वारा। ये हमने पढ़ा पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। यानी कि हम इसमें लोकतंत्र का सही मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे, और लोकतंत्र क्यों, लोकतंत्र की ज़रूरत क्यों है, इसकी रेलिवेंस क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। और ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र है वो सभी पॉलिटिकल सिस्टम्स में बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम माना जाता है, वो क्यों माना जाता है ये हम समझेंगे। और अभी हमने पढ़ा कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना की या संविधान के विकास की क्या यात्रा रही, इसके बारे में हमने पढ़ा। अभी हमने एक डेमोक्रेसी की एक फीचर या विशेषता पढ़ी थी कि शासन का ऐसा रूप जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। अब हम इसकी दूसरी विशेषता के बारे में पढ़ते हैं कि डेमोक्रेसी में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों यानी रिप्रेजेंटेटिव्स के पास होती है। लोकतंत्र है स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनावों पर बेस्ड होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों। लोकतंत्र है स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनावों पर बेस्ड होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों। यानी कि जो पावर में एक बार आ गए चुन के, उनके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि जनता के पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि अगर वो पावर में रहते हुए अच्छा काम नहीं करते तो जनता उनको नेक्स्ट इलेक्शन में हरा भी सकती है, और अगर अच्छा काम करते हैं तो नेक्स्ट इलेक्शन में उनको दोबारा भी उस पद पर बिठाया जा सकता है। और उन इससे वो जो रूलिंग जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनेंगे जनता के लिए, और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में जो वायदे लिखे हैं या जनता से किए हैं प्रचार के दौरान, इलेक्शन जीतने के बाद वो अपने उन वायदों पर टिके रहें और अपना जो कार्यकाल है उसमें जनता की जो ज़रूरतें और डिमांड्स हैं उनको पूरा करने में उस टाइम को लगाएं, ना कि अपने जीवन को अपनी समृद्धि के लिए वो उस अपने कार्यकाल को उसमें गवा दे, बल्कि वो पब्लिक वेलफेयर का काम करें, उनके अंदर ये भावना रहेगी। इसकी फोर्थ जो विशेषता है वो ये है कि हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए, और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पावरफुल लोग हैं या वो पावरफुल लोग हैं या अमीर लोग हैं, या फिर ऐसा हो जाए कि जो 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 मेल वोटर्स हैं उनकी वोट्स की ज़्यादा वैल्यू हो, और जो फीमेल वोटर्स हैं उनकी वोट्स की कम वैल्यू हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अमीर गरीब, लड़का लड़की, हिंदू मुस्लिम या किसी भी आधार पे सबकी वोट्स की सेम वैल्यू होनी चाहिए। ये लोकतंत्र की विशेषता है। अब हम पढ़ते हैं चीन के बारे में। जो चीन है, चीन की संसद का नाम है राष्ट्रीय जनसंसद, और चीनी भाषा में इसका नाम है क्वांगुओ रेमिन दाइवियाओ। क्वांगुओ क्वांगुओ रेमिन दाइवियाओ, ये इसका चाइनीज नेम है। और चीन की संसद है वो 5 वर्ष बाद नियमित चुनाव करवाए जाते हैं उसके। और संसद है जो वो प्रेसिडेंट की नियुक्ति करती है, और पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य आते हैं।
पूरे चीन से 3000 सदस्य आते हैं। 2002 से 3 में चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी व उससे संबद्ध छोटी पार्टियों के सदस्यों को चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। ये हम अभी तक हमने दो कंट्रीज के बारे में पढ़ा, एक पाकिस्तान और दूसरा चाइना। अब हम पढ़ते हैं मेक्सिको के बारे में। मेक्सिको है जो वो 1930 में आज़ाद हुआ था। भारत आज़ाद हुआ था 1947 में और मेक्सिको आज़ाद हुआ था 1930 में। 6 वर्ष में जो मेक्सिको है उसमें प्रेसिडेंट का इलेक्शन 6 वर्ष में करवाया जाता है। और जो मेक्सिको की खास बात ये है कि यहाँ कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई है। 2000 तक हर चुनाव में पीआरआई की विजय हुई थी। पीआरआई एक पार्टी है। 2000 तक इस सभी इलेक्शंस में इस पार्टी की विजय होती थी। पीआरआई का मतलब की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। और जो रूलर्स हैं मेक्सिको के वो गलत तरीकों से इलेक्शन जीत लेते थे। और ये एक फैक्ट है कि 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का राइट नहीं था। कब तक? 2015 में। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने पढ़ा था कि यूएसए में यूएसए में औरतों को वोटिंग राइट मिला था 1920 में और इंग्लैंड में मिला था 1928 में और सऊदी अरब में मिला 2015 में। फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक खास बात है कि जब यहाँ पे वयस्क मताधिकार को लागू किया गया था हमारे संविधान निर्माण के बाद, हमारे देश में किसी भी जेंडर या किसी भी रिलीजन के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है वोटिंग राइट देने के मामले में। हमारे देश में वयस्क मताधिकार एक साथ ही सबको दिया गया स्वतंत्र भारत में। तो ये हमारी इंडियन डेमोक्रेसी की मैच्योरिटी शो करता है ये डिसीजन। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनकी मैच्योरिटी और उनकी समझदारी और उनकी रैशनैलिटी को ये डिसीजन शो करता है। अभी हमने मेक्सिको के बारे में पढ़ा। अब हम एस्टोनिया एक देश है उसके बारे में पढ़ते हैं। एस्टोनिया देश में जो रशियन माइनॉरिटी को वोटिंग राइट हासिल करने में बहुत मुश्किल होती है। यानी कि कुछ लोग वहाँ पे रशिया के रहते हैं एस्टोनिया में और वो लोग माइनॉरिटी में हैं तो उनको वोटिंग राइट हासिल करने में मुश्किल होती है। अब हम जानते हैं फिजी एक देश है उसके बारे में। फिजी है जो वो मूलवासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज़्यादा है। फिजी में ये व्यवस्था है कि जो वहाँ फिजी के मूलवासी हैं उनकी वोट का ज़्यादा वैल्यू है इन कंपैरिजन ऑफ जो भारतीय मूल के फिजी नागरिक हैं उनसे। अभी जो एक पॉलिटिकल इक्वेलिटी है, राजनीतिक समानता, ये डेमोक्रेसी का बुनियादी सिद्धांत है। क्या है बुनियादी सिद्धांत? पॉलिटिकल इक्वेलिटी। जिम्बाब्वे देश है एक, उसमें 1980 में अल्पसंख्यक गोरों से आज़ादी मिली थी। जो मेक्सिको है वो कब आज़ाद हुआ था? 1930 में। और जिम्बाब्वे आज़ाद हुआ था 1980 में। आज़ादी के बाद एक पार्टी का राज आया यहाँ पे जिसका नाम था जानु पीएफ। जानु पीएफ पार्टी का राज हुआ जिम्बाब्वे में 1980 में आज़ाद होने के बाद। और ये जो जानु पीएफ पार्टी है इसके लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे। और जिम्बाब्वे में क्या हुआ? सरकार विरोधी प्रदर्शनों व आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया जिम्बाब्वे में। जो और राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करने वाला कानून बना दिया गया। 2017 में मुगाबे को प्रेसिडेंट पद से हटा दिया गया। कब?
2017 में। इनकी पार्टी कौन सी थी? जानू पीएफ। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं, यानी कि जो लीडर्स पॉपुलर हैं वो भी अनडेमोक्रेटिक हो सकते हैं। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट संवैधानिक कानूनों व नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। यानी कि एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो जो संविधान ने कानून बनाए हैं और सिटीजन राइट्स को का सम्मान करते हुए ही कार्य करती है, और सिटीजन्स राइट्स को वोयलेट करने वाला या जो संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वाला कोई भी कार्य डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं करती, और अगर कोई गवर्नमेंट ऐसा काम करती है तो वो डेमोक्रेटिक नहीं है। लोकतंत्र है लोग अपने बारे में खुद फैसले करें, ये इसकी वैल्यू है, एक इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि लोग अपने बारे में खुद फैसले करें। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दूसरों से बेहतर है क्योंकि ये शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ये बाकी की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उनसे बेटर है, क्योंकि ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि 5 साल में या हर कंट्री में अलग अलग टाइम के बाद इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन में जो जो रूलर्स हैं या जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको वो इस बात के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, रिस्पॉन्सिबल है कि उन्होंने अपने 5 साल के काम के टाइम पीरियड में उन्होंने क्या क्या काम किए। उनको ये जवाब देना पड़ता है जनता को कि वो क्या कारण है कि उनको दोबारा से वोट जनता को देनी चाहिए। तो वो जनता को लुभाने के लिए पब्लिक वेलफेयर के काम करते हैं। चीन में 1958 से 61 के बीच में अकाल पड़ा था। 1958 से 61, और ये अकाल विश्व इतिहास का अब तक सबसे भयावह काल था। कब? 1958 से 61, 3 साल तक। और इस अकाल में 3 करोड़ लोग भूख से मर गए थे। डेमोक्रेसी है उसका आधार है व्यापक चर्चा व बहसें, यानी कि डिस्कशन एंड डिबेट्स। इसमें जब हम डिस्कशन या डिबेट करते हैं तो ये बेटर डिसीजन की लेने की संभावना को बढ़ाता है, क्योंकि अगर हम डिस्कशन करेंगे तो हमारे अंदर सहिष्णुता के भाव आएंगे, यानी टॉलरेंस के, कि हम सामने वाले की बात अगर हमसे डिफरेंट है, उसकी ओपिनियन हमसे अलग है, तो हम उसको रिजेक्ट ना करें, उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करें, उसकी कंडीशन, उसकी सर्कमस्टांसिस को, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझें, उसकी रिस्पेक्ट करें, एज ए ह्यूमन बीइंग उसकी रिस्पेक्ट करें। और अगर वो किसी ग्रुप की को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसकी ज़रूरतों को समझें। और क्योंकि हम अगर कोई इंसान एक इंसान का नेचर डेमोक्रेटिक है और एक इंसान का नेचर है डिक्टेटर वाला, यानी तानाशाह वाला। इन दोनों में यही डिफरेंस है कि जो सच में जो इंसान डेमोक्रेटिक है यानी लोकतांत्रिक है, वो दूसरे इंसान के प्रति सहिष्णुता रखता है, और अ, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को अगर वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू लॉजिकल है लेकिन वो हमें हमारी ओपिनियन को अपोज कर रहा है, यानी कि तो हम उसको रिस्पेक्ट दें और उसको लॉजिकली जज करें, ना कि उसको पर्सनली हम किसी बात को ले लें कि उसने हमारी ओपिनियन उससे मैच नहीं करती तो वो अच्छा इंसान नहीं है। बल्कि और अगर कोई इंसान डिक्टेटर वाला नेचर किसी का है तो वो उसके अंदर बिल्कुल भी टॉलरेंस नहीं होती, उसके अंदर नफरत के, घृणा के और ईर्ष्या, जेलिसी के भाव होते हैं। वो उसके अंदर बहुत ईगो होती है, और वो अपनी ईगो सेटिस्फाई करवाने के लिए दूसरे सामने वाले इंसान को दबाता है, धमकाता है, वो डर का सहारा लेता है, फोर्स यानी बल का सहारा लेता है। लेकिन जो डेमोक्रेटिक इंसान है वो अ, वो
अपनी बात मनवाने के लिए, जो अगर उसकी बात सही है तो वो कंसेंट, वो डिस्कशन करके और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स करके ही किसी को कन्विंस करने की कोशिश करता है। ये हमने पढ़ा डेमोक्रेसी के आधार के बारे में। और बेटर डिसीजन से हम क्या समझते हैं कि कोई भी डिसीजन बेटर कब होगा, जब वो समाज की सभी, जैसे जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको पॉलिसी मेकिंग का काम करना होता है, तो कौन सी पॉलिसी बेटर होगी जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वेलफेयर करेगी। डेमोक्रेसी में जब डिबेट और डिस्कशन होते हैं तो मतभेदों, यानी जो ओपिनियंस के डिफरेंसेस हैं और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। यानी कि दो लोग अगर एक दूसरे की बात को सुन रहे हैं शांति से, और जो सही है उसको सही बोल रहे हैं और गलत को गलत बोल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर क्योंकि वरना ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि उनके जो हित में बात है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट में जो चीज़ें ठीक हैं उसको सही मान लेते हैं, और अगर वो हमारे सेल्फ इंटरेस्ट वोलेट हो रहे हैं तो वो सब उनको गलत मान लेते हैं। लेकिन इसमें जो है वो जस्टिस नहीं है। ये जस्ट नहीं है कि हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए किसी चीज़ को बढ़ावा दें। और जो डेमोक्रेसी है उसमें ना कोई स्थायी विजेता है, ना कोई स्थायी पराजित है। लोकतंत्र है वो नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, यानी सिटीजन्स के लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है डेमोक्रेसी में। हमारा फर्स्ट चैप्टर हुआ कंप्लीट। अब हम आते हैं अपने सेकंड चैप्टर पे, जिसका नाम है संविधान निर्माण। अब हम पढ़ते हैं डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में जो लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण की जो यात्रा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेल्सन मंडेला व 7 अन्य लोगों को 1964 में आजीवन कारावास हुआ। कब हुआ? 1964 में आजीवन कारावास हुआ। नेल्सन मंडेला 28 वर्षों तक जेल में रहे, और उनकी जेल का क्या नाम था? रोबेन द्वीप जेल। रोबेन द्वीप जेल। भारत से उलट गोरे लोग साउथ अफ्रीका में बस गए और स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। भारत से उलट कैसे? भारत में जो गोरे लोग, यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं, वो यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे वो 1757 में प्लासी की लड़ाई और 1764 में बक्सर की लड़ाई या युद्ध को जीतने के बाद उन्होंने यहाँ पे शासक बनना शुरू कर दिया। लेकिन वो यहाँ पे बसे नहीं थे परमानेंटली। वो क्या करते थे? वो यहाँ पे व्यापार करके इंग्लैंड को पैसा बेचते थे। उनका मेन जो उद्देश्य था वो पैसा कमाना ही, पैसा लूटना था यहाँ से। दक्षिण अफ्रीका में जो एशवेत हैं उनकी आबादी थर्ड 3/4 है, थर्ड फोर्थ है। और रंगीन चमड़ी वाली या वहाँ की मिश्रित नस्ल है, यानी कि जो मिक्स्ड रेस है। पृथक्करण या अलग अलग करने का इंतजाम है, उसके खिलाफ 1950 से संघर्ष शुरू हो गया था। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के झंडे तले ये लोग एकजुट हुए थे सेपरेशन का या पृथक्करण का विरोध करने के लिए, और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनाई थी इसने नेल्सन मंडेला ने। नेल्सन मंडेला की एक आत्मकथा है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नेट एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। 26 अप्रैल 1994 को मध्य रात्रि में दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया। और 26 अप्रैल 1994 को जो दक्षिण अफ्रीका है वो, उसमें लोकतंत्र की स्थापना हुई, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई और रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हो गई।
मंडेला की एक कोटेशन है कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। एक डरबन समुद्र तट पे धारा 37 लगी हुई थी दक्षिण अफ्रीका में कि इस तट पर नहाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ श्वेत नस्ल के लोगों को है। कौन सी धारा? धारा 37, धारा 37। और ये कौन से तट पर लगी थी? डरबन समुद्र तट पर। मंडेला है जो उनके अनुसार श्वेत व अश्वेत, स्त्री व पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। संविधान की एक परिभाषा ये भी है कि ये बुनियादी नियमों का लिखित रूप है। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना ज़रूरी है। अब हम पढ़ते हैं वल्लभ भाई झावर भाई पटेल। ये सरदार पटेल का पूरा नाम है वल्लभ भाई झावर भाई पटेल। इनका जन्म गुजरात में हुआ था। ये अंतरिम सरकार में गृह सूचना व प्रसारण मंत्री थे और बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता थे। कौन? वल्लभ भाई झावर भाई पटेल। बाद में ये उप प्रधानमंत्री बने थे। अब हम जानते हैं सरोजनी नायडू के बारे में। सरोजनी नायडू का जन्म कब हुआ? कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में। वो कांग्रेस पार्टी से संबंधित थी और वो यूपी की राज्यपाल बनी थी फर्स्ट। 1928 में मोतीलाल नेहरू व कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का संविधान लिखा था। किसने? मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का संविधान लिखा था। कब? 1928 में। इसको नेहरू रिपोर्ट भी बोला जाता है। 1931 में कराची में कांग्रेस के अधिवेशन में संविधान की रूपरेखा तैयार की गई, यानी ड्राफ्ट तैयार किया गया। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव करवाए गए। कब? 1947 में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव करवाए गए। 1935 का भारत सरकार कानून है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है जो ये जस का तस अपना लिया गया है, यानी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो सभी प्रावधान मौजूद हैं जो 1935 के भारत सरकार कानून में मौजूद हैं। जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की फर्स्ट बैठक हुई थी। भारतीय संविधान जो लिखने वाली सभा है उसमें 299 सदस्य थे जो कि पार्टीशन के बाद बच गए थे और पार्टीशन से पहले थे 389 जो मेंबर्स थे वो पार्टीशन से पहले थे और पार्टीशन के बाद हमारे संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए थे। और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र बना था, यानी रिपब्लिक बना था और हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। संविधान सभा में 2000 से ज़्यादा संशोधन हुए थे और 3 वर्षों में 114 दिनों की गंभीर चर्चा संविधान बनाने के लिए की गई थी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स है जो वो 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित हुई थी। अब हम जानते हैं अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। इनका जन्म हुआ था सऊदी अरब में और ये मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के विरोधी थे और फर्स्ट केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये शिक्षा मंत्री थे। कौन? अबुल कलाम आज़ाद। अब हम पढ़ेंगे टीटी कृष्णामाचारी के बारे में। इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में। ये प्रारूप कमेटी यानी ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य थे और ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री थे। कौन? टीटी कृष्णामाचारी वित्त मंत्री थे।
अब हम पढ़ते हैं राजेंद्र प्रसाद के बारे में। इनका जन्म हुआ था बिहार में। टीटी कृष्णमाचारी का जन्म हुआ था तमिलनाडु में। राजेंद्र प्रसाद का हुआ था बिहार में। और चंपारण सत्याग्रह के ये प्रमुख भागीदार थे। कौन? राजेंद्र प्रसाद। और ये 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष रहे थे। कितनी बार? 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष रहे राजेंद्र प्रसाद। अब हम पढ़ते हैं जयपाल सिंह के बारे में। जो जयपाल सिंह है, उनका जन्म हुआ झारखंड में। और जो जयपाल सिंह है वो भारतीय हॉकी टीम के फर्स्ट कप्तान थे। और ये आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। और झारखंड पार्टी के संस्थापक थे। कौन? जयपाल सिंह। अब हम पढ़ते हैं एच.सी. मुखर्जी के बारे में। इनका जन्म हुआ बंगाल में। ये संविधान सभा के उप अध्यक्ष थे। कौन? एच.सी. मुखर्जी। और बंगाल के राज्यपाल थे। और ये ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल एंड बंगाल विधानसभा के भी सदस्य थे। अब हम पढ़ते हैं जी दुर्गाबाई देशमुख। ये आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ और ये कांग्रेसी थी। और ये आंध्र महिला सभा की संस्थापक थी। कौन? दुर्गाबाई देशमुख ने किसकी स्थापना की? आंध्र महिला सभा की संस्थापना की। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की ये संस्थापक अध्यक्ष रही हैं। कौन? दुर्गाबाई देशमुख। अब हम ये पढ़ते हैं कि जो महात्मा गांधी थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। 1931 में उनकी पत्रिका है यंग इंडिया। इस पत्रिका में भारतीय संविधान में गुलामी व अधीनता से मुक्त करे, ये इसमें मेंशन है यंग इंडिया में कि गुलामी व अधीनता से मुक्त करे, लोगों का उच्च व निम्न वर्ग न रहे, यानी कि लोअर एंड अपर क्लास ना रहे, छुआछूत, शराब, नशीली चीजों के लिए जगह न हो, औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हो, मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। ये कोटेशन थी महात्मा गांधी की यंग इंडिया पत्रिका 1931 में। अब अंबेडकर की एक कोटेशन के बारे में पढ़ते हैं। अब हमने अपनी प्रीवियस क्लास में भी ये डिस्कस किया था कि कोट्स हैं वो पूछी जाती है हमारे एग्जाम में। और जो कोट्स हैं, हमें पूरी कोट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हमें उस कोट में कुछ इम्पोर्टेंट जो टर्म्स हैं या जो कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं, हमें वो याद कर लेने हैं। जैसे अंबेडकर ने एक फ्रेज का यूज़ किया है, एक वाक्यांश का, कि विरोधाभासों से भरे जीवन। ये किसकी कोटेशन है? अंबेडकर की। और ये उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को ही संकट में डालेंगे। जैसे हमारे देश में पॉलिटिकल इक्वालिटी है, वन वोट वन वैल्यू सिस्टम तो है, लेकिन इलेक्शन जीतने के लिए या इलेक्ट होने के लिए जितने पैसों की ज़रूरत होती है वो आम आदमी उतने नहीं जुटा पाता, क्योंकि आम आदमी अपने अपने जीवन को चलाने लायक ही कमा पाता है। और पैसे के साथ साथ बहुत सारी स्किल्स पॉलिटिक्स में जाने के लिए होनी चाहिए। और अंबेडकर की एक कोटेशन थी कि हमें पॉलिटिकल इक्वालिटी के साथ साथ सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी भी चाहिए है, इसकी भी ज़रूरत है, ताकि लोगों का जो जीवन है वो बेहतर बन सके। और अगर हमारे देश में ऐसा है कि सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी तो है नहीं, लेकिन पॉलिटिकल इक्वालिटी है, तो ये विरोधाभासों से भरा जीवन हम लोग जिएंगे। नेहरू का एक भाषण है जिसका नाम है नियति के साथ साक्षात्कार। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो एचटेट पीजीटी पॉलिटिकल साइंस है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं कि जो नेहरू हैं
उन्होंने कहा था कि अपने आप को मानवता की सेवा में समर्पित करें। आज़ादी वह सत्ता है वो जिम्मेदारियां लाती है। और नेहरू ने एक और टर्म का यूज़ किया था, यानी कि एक वाक्य का प्रयोग किया था कि भारत ने पूरी प्रसव पीड़ा झेली है। अब ये पूछा जा सकता है कि ये किसकी कोटेशन है कि भारत ने प्रसव पीड़ा झेली है। तो ये है नेहरू की कोटेशन। अब है भारत की सेवा करने का अर्थ है दुख व परेशानियों में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना, दरिद्रता, अज्ञान, बीमारियों, अवसर की असमानता का अंत करना, हमारे युग के महानतम आदमी की कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है। जब तक लोगों की आंखों में आंसू हैं, कष्ट है, तब तक हमारा काम खत्म नहीं हो सकता। ये कोटेशन थी जवाहरलाल नेहरू की। अब हम आगे पढ़ते हैं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रियम्बल के साथ करते हैं। जो बलदेव सिंह हैं, वो हरियाणा केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री रहे हैं। पंजाब विधानसभा में पंथक अकाली पार्टी के नेता हैं और संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत हैं। अब हम जानते हैं, पढ़ते हैं कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। ये गुजरात से संबंधित हैं और गांधीवादी हैं और ये स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक हैं। कौन सी पार्टी? स्वतंत्र पार्टी। अब हम पढ़ते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में। इनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में और उस उद्योग व आपूर्ति मंत्री अंतरिम सरकार में ये रहे हैं। उद्योग व आपूर्ति मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा में भी सक्रिय थे और ये भारतीय जनसंघ के संस्थापक हैं। अब हम पढ़ते हैं भीमराव रामजी अंबेडकर के बारे में। इनका जन्म एमपी में हुआ था। कानून मंत्री, ये फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री थे और ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक रहे हैं। नेहरू का जन्म हुआ था यूपी में और ये पीएम बने हमारे देश के पहले। सोमनाथ लाहिड़ी का जन्म हुआ था वेस्ट बंगाल में। ये सीपीआई के नेता थे और वेस्ट बंगाल विधानसभा के सदस्य थे। अब हम जानते हैं कुछ यूएसए के की प्रियम्बल के बारे में। अच्छा संघ बनाने, न्याय, घरेलू शांति, साझा सुरक्षा, जन कल्याण, समृद्धि में स्वतंत्रता, ये सब यूएसए की प्रियम्बल में इंक्लूड है। अब हम जानते हैं साउथ अफ्रीकन जो प्रियम्बल है उसके बारे में। इसमें कुछ प्रावधान है जैसे कानून से समान संरक्षण, लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार, हर एक व्यक्ति की संभावनाओं को फलने फूलने की स्वतंत्रता और राष्ट्रों के समूह में एक संप्रभु देश। अब हम पढ़ते हैं इंडियन जो प्रियम्बल है उसके बारे में। इसमें लिखा गया है हम भारत के लोग। इसका अर्थ है कि हम भारत के लोग से क्या मतलब है कि जो हम हैं वो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाएंगे। सेकंड टर्म है प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ है कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। पंथ निरपेक्ष, यानी कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है भारत का। गणराज्य, शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ होगा। शासन का प्रमुख है वो लोगों द्वारा चुना हुआ होगा। जो समता, हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध होंगे। न्याय, जाति, धर्म, लिंग आधारित भेदभाव नहीं होगा। समाजवादी, संपदा है सामूहिक रूप से पैदा हो, बंटवारा है वो समानता के साथ होना चाहिए। सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कम हो, ये समाजवाद का नारा है। और साउथ अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है, उसमें रंग भेद किया जाता था 1948 से 1989 तक। फ्रेंड्स, हमने अपनी इस वीडियो में 9th क्लास के दो चैप्टर डिस्कस किए।
नाइन्थ क्लास के अगले चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी ये वीडियोस आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल लगती हैं तो आप प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट करके ज़रूर दें, और मोटिवेशन के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पे कोई वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और मैं इन वीडियोस में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। अगर आप चाहते हो इन वीडियोस में कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।